दोस्तों आज हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। शायद इस तरह से टॉपिक आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। आज हमारे पास एक पावर सेक्शन को लेके इशू है। एक 5G का मॉडल है जिसका मॉडल नेम है सैमसंग M23। जो भी कोई मॉडल हो, हमको ट्रेसिंग करना मतलब ट्रेसिंग आना चाहिए कि किस तरह से फॉल्ट को हम निकाल सकते हैं। इस पे लिखा है कि पावर सेक्शन इशू है, ऑल IC रिवॉल्व हो चुका है, नॉट ओके, यानी कि पावर सेक्शन इस पे रेडी नहीं हो पा रहा है। जो टेक्नीशियन भाई ने मेरे पास सेंड किए हैं, उन्होंने इसका UFS और इसका CPU को बाहर करके दिए हैं और उनका बोलना है कि सारा पावर सेक्शन को रेडी करो। चलो इसके अंदर ऐसा क्या मसला है कि जो कि पावर सेक्शन इस पे रेडी नहीं हो पा रहा है, हम भी चेक करेंगे। जो भी कोई मॉडल आपके पास आता है, पहले पावर सेक्शन रेडी होने के बाद ही चलता है। तो पावर सेक्शन रेडी होने के लिए हमको क्या क्या ट्रेसिंग करना पड़ता है और किस लाइन पे जाना पड़ता है, आज की वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे। मैं पहले ही बोल दिया था दोस्तों, आज की वीडियो पूरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्किप मत करिए क्योंकि आज के वीडियो पे बहुत कुछ नॉलेज आपको मिलने वाला है। UFS और जो हमारा CPU है वो बात की बात है, मतलब पहले आपको पावर सेक्शन रेडी करना है। जब पावर सेक्शन आपके पास रेडी हो जाएगा उसके बाद CPU और UFS बैठाने से फ़ायदा है। नहीं तो इस CPU UFS को रिवॉल्व करना आजकल के टाइम पे छोटे छोटे टेक्नीशियन भी कर सकते हैं, कोई बड़ा वाला बात नहीं है। तो यहाँ से हम चार्जर को लगा के पहले हम मेजर करेंगे इसके अंदर VPH जनरेट हो रहा है कि नहीं। पहला हमारा काम क्या है, इसके अंदर VPH जनरेट हो रहा है कि नहीं। तो हमारे माइक्रोस्कोप में थोड़ा सा इसका आई स्कैन कर लेते हैं, क्या इस पर क्या क्या काम हुआ है, किस तरह से हुआ है। इसके अंदर PM6350 लगा है, नया PM है। और हमारा सेकेंडरी PM क्या हो गया, 6150A, जो कि हम इस पे पहले काम करते आ रहे हैं। CPU हमारा इसके अंदर क्या लगा है अभी देखना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं इसको चेक नहीं किया CPU इस पे क्या लगा है। और इसके अंदर हमारा चार्जिंग IC SM5714 और ये हमारा क्लॉक IC। तो 5G का फ़ोन है तो एक्स्ट्रा बाहर पे भी क्लॉक दे सकता है। ये क्वालकॉम की मॉडल है तो बाहर पे देगा, MTK के मॉडल में अभी तक ऐड नहीं हुआ है। चलो यहाँ से हम पहला हमारा टॉपिक क्या है, पहले ट्रेसिंग का काम करेंगे। फर्स्ट VPS यहाँ से जनरेट हो रहा है कि नहीं। PM6350 का जो IC है उसके पास हमारा VPS जनरेट हो रहा है कि नहीं। VPS ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं। VPS इस पे आ रहा है। जब VPS आ रहा है तो सेकंड चीज़ इस पे क्या हम चेक करेंगे, जितने भी बग बैठे हैं, यानी कि एक जगह पर VPS आ रहा है तो सारी जगह पर VPS जाएगा, क्योंकि VPS एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर भी शॉर्ट होती है पूरी बोर्ड के अंदर, जहाँ जितने भी VPS की लाइन होती है वहाँ पर शॉर्ट बता देती है। तो सेकंड हमारी क्या है, विदाउट बैटरी पे हम चेक करेंगे बग जनरेट हो रहा है कि नहीं। क्योंकि क्वालकॉम की चिपसेट है, विदाउट बैटरी पे चार्जर लगाओ सिर्फ बग जनरेट हो जाता है, CPU नहीं लगा है तो वेरिएबल पे जाएगा। यहाँ से हम देख रहे हैं कि कुछ भी यहाँ से हमारा बग जनरेट नहीं हो रहा है, एक भी कॉइल के पास हमको बग नहीं मिला। इसीलिए ये फ़ोन हमारे पास कोरियर हुआ है ताकि इसका पावर सेक्शन को हम रेडी कर सके। ऐसा क्या सीन है कि दोनों पावर IC रिवॉल्व हो चुका है, चेंज भी हो चुका है और इस पर कुछ बचा ही नहीं है। जो चार्जिंग IC SM5714 का IC वो भी चेंज हो चुका है। तो इतना सब चेंज होने के बाद ये रेडी क्यों नहीं हो पा रहा है, मदरबोर्ड पे ऐसा क्या चीज़ है जो कि ये पावर सेक्शन को रेडी नहीं कर पा रहा है। कुछ कुछ हाइडन तरीका होते हैं दोस्तों, जो कि आपको धीरे धीरे जब आगे इस वीडियो पे रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ट्रेसिंग होता है। थोड़ा सा हम पावर की के पास जाते हैं, देखते हैं कि कुछ वोल्टेज इस पे आता है कि नहीं। यहाँ से तो हमने देखे बक सप्लाई आउटपुट नहीं हो रहा है। पावर की जो ट्रिगर की जो पॉइंट है उस पर हमारा 0.8 वोल्टेज आ रहा है। क्वालकॉम की मॉडल है 1.8 वोल्ट आना चाहिए, तो 0.8 वोल्टेज इस पे आ रहा है।
मैं इतना नोटिस नहीं किया हूँ कि सैमसंग की ये जो मॉडल है इतने इस पे कितना वोल्टेज आएगा, फिर भी 0.8 वोल्टेज आ रहा है। मेरे को लग रहा है कि क्वालकॉम की मॉडल है तो 1.8 वोल्ट आना चाहिए। अभी सिर्फ यहाँ से हमको एक वोल्टेज मिला जो कि 0.8 वोल्टेज पावर की जब ट्रिगर होती है उस पर। अभी पावर की को हम प्रेस करेंगे या नहीं करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सीपीयू इस पर इंस्टॉल नहीं है, ज़रूरत नहीं है इसको प्रेस करना। यूएफएस के पास थोड़ा सा चेक करते हैं कुछ एलडीओ वगैरह बनता है कि नहीं। यूएफएस की वोल्टेज भी ऑप्शन से, यूएफएस की वोल्टेज नहीं है, सीपीयू का वोल्टेज नहीं है, तो ये फ़ोन कैसे चलेगा। तो यहाँ से वीपीएस हमारी जो आउटपुट होना था वो वीपीएस आउटपुट हो रहा है। तो लगभग हमने इस पे अभी हॉट टेस्ट कर ली। हॉट टेस्ट पे हमको क्या मिला, सिर्फ वीपीएस के अलावा और कुछ नहीं मिला। और पावर की पे हमको 0.8 वोल्टेज समथिंग एक वोल्टेज मिल रहा है, जो कि अभी उसका कोई रोल नहीं है। हम अभी पहले हमको क्या है कि इसका बक को रेडी करना है। जब बक रेडी होगा, एलडीओ रेडी होंगे, उसके बाद हमारा सीपीयू इंस्टॉल होगा, उसके बाद काम करेगा। नहीं तो बक नहीं होगा तो काम नहीं होगा। अभी हम बीओबी कॉयल को पहले चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे, बक ना बनने का पहला जिम्मेदार है बीओबी का कॉयल। तो ये जो सेकेंडरी पावर है 6150, उसका कर्नल से ठीक अपोजिट जहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ जो कॉयल को, वो कॉयल के पास हम अभी चेक करेंगे। थोड़ा सा इसको मैं डायोड मोड में लेता हूँ, रेजिस्टेंस मोड में हो गया था। अभी इसका रीडिंग सही है, 363 का जो रीडिंग आ रहा है ये सही है। फॉरवर्ड बायस पे 1500 से ऊपर जा रहा है, ये भी शॉर्टिंग नहीं है। तो बीओबी का आउटपुट सेक्शन को देखेंगे। ये तो बक एंड बीओबी जो ये कॉयल है, बक एंड बूस्ट को ये स्विचिंग करता है, बक भी बनाता है। तो ये जो हमारी बीओबी का जो आउटपुट की सेक्शन है, वहाँ पर देखिए, वहाँ पर भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो ऐसे कंडीशन पे हम क्या चीज़ को देखेंगे, एक बार आप अच्छी तरह से देख लीजिए। जितने भी यहाँ से हमारी हॉट टेस्ट कर रहे थे, जितने भी कॉयल को, वो कॉयल का सारी के सारी हम क्या करेंगे, यहाँ से जीआर लेंगे, यानी कि ग्राउंड रेजिस्टेंस लेंगे। कहीं कोई विदाउट सीपीयू पे शॉर्ट आ रहा है कि नहीं। जब इस पे सीपीयू लग जाएगा, ये 350 ओम्स का जो रीडिंग आ रहा है ये नहीं आएगा, ये डाउन हो जाएगा। क्योंकि सीपीयू के कोर जब लग जाएंगे तो वो जो ओम्स की वैल्यू है वो गिर जाएगा, तो ये डाउन हो जाएंगे। तो यहाँ से हम जितने भी कॉयल है वो सबको अभी मेजर करेंगे। लगभग कोई भी बक कॉयल यहाँ से हमको नहीं लग रहा है कि अबनॉर्मल की रीडिंग दे रहा है। सब बक कॉयल यहाँ से हमारा नॉर्मल रीडिंग दे रहा है, कोई भी यहाँ से हमको इशू नहीं लग रहा है। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डीप में जाएंगे और आजू बाजू में जो एलडीओ लगा है, यानी कि जो छोटे छोटे कैपेसिटर है, वो कैपेसिटर को हम चेक करेंगे कहीं से कुछ एलडीओ वगैरह शॉर्ट है या नहीं है। लेकिन एलडीओ जो चेक हो रहा है दोस्तों, ये क्या, ये तुक्काबाजी जैसा काम है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर चेक करो, यहाँ पे चेक करो, ऐसा नहीं। एक आइडिया हो जाता है कि काम करते करते हाँ भाई थोड़ा सा एलडीओ वगैरह को भी चेक किया जाए, क्योंकि एलडीओ वगैरह शॉर्ट होने से ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैं पहले बोल देता हूँ। फिर भी हमारी संतुष्टि के लिए हम एलडीओ को चेक करते हैं। एलडीओ शॉर्ट जब होती है तो बग बन जाता है, वेरिएबल पे रहेगा इस कंडीशन पे। लेकिन एलडीओ खराब होने से बग को नहीं रोका पाएगा, मतलब बग नहीं रुक पाएगा, बग बग उसका आउटपुट चला जाएगा, मतलब बग उसका आउटपुट पे वेरिएबल पे रहेंगे। लेकिन एलडीओ जब शॉर्ट होगा तो कोई डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम शो होगा, यानी कि रिस्टार्ट प्रॉब्लम, कोई अलग तरह से प्रॉब्लम इस पे शो हो सकता है। तो हमने देखा कि ये जो कंडीशन पे हमारा कुछ भी शॉर्ट नहीं है और हमारा बग जनरेट नहीं हो रहा है। तो हमारी पास एक फ़ोन आता है, वीपीएच ओके है, सीपीयू रिबल हो गया है, यूएफएस रिबल हो गया है, ऑल पावर आईसी चेंज हो चुका है, रिबल भी करके चेंज भी हो चुके हैं, नो एनी शॉर्ट फाउंड, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी शॉर्ट नहीं मिल रहा है, बक ऑप्शन से बक आउटपुट नहीं हो रहा है। तो व्हाट द रीजन, मतलब इस कंडीशन पे हमारा रीजन क्या हो सकता है जो कि हमारा बक आउटपुट नहीं हो रहा है। बीपीएस पे वोल्टेज मिल रहा है,
तो ज़्यादा टाइम को हम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको पर्टिकुलरली मैं समझने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ क्या क्या इशू आ सकता है एक फ़ोन के अंदर एक 5G सेक्शन पे जब हम काम करते हैं। चलो और एक डायग्राम के पास आपको लेके जाता हूँ, ये प्रॉब्लम होने से क्या क्या प्रॉब्लम पे हम ट्रेसिंग करेंगे। फर्स्ट हम चेक करेंगे CBL पावर N, समझ में आ रहा है। फर्स्ट हम चेक करेंगे CBL पावर N यानी कि केबल पावर कनेक्ट, जो USB हमारे जो चार्जिंग IC लगा है उस पर केबल पावर कनेक्ट है या नहीं पहले देखेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड BOV के लाइन जब जब हमने अभी चेक किए थे वो तो शॉर्ट नहीं था। थर्ड चेक करेंगे VA/RB का कैप, यानी कि एक वोल्टेज रेफरेंस का कैप रहता है, जितने भी VPS का लाइन रहते हैं उस सब पे एक रेफरेंस के लिए एक कैप रहता है, जो कि IC को पावर IC को ओपन करने के बाद वो कैप पे रीडिंग नहीं आएगा। अगर कैप पे रीडिंग आएगा तो वो शॉर्ट है, वो बैठाने के बाद वो कैप पे रीडिंग आएगा। उसके बाद आता है क्या, चेक टेक्स्ट EN-VPP, यानी कि एक लाइन होती है जो कि ग्राउंड से IC इनेबल होती है। और एक रहता है क्या, चेक फॉल्ट एन की लाइन। तो अभी मैं तुमको बताऊंगा, अभी हम बताएंगे इस वीडियो पे फॉल्ट एन की लाइन क्या है। तो अभी चलो फॉल्ट एन की लाइन के बारे में मैं समझाता हूँ। हमारी फ़ोन के अंदर मल्टीपल IC बैठता है, क्लॉक IC, पावर IC, सेकेंडरी पावर IC। जब ये दोनों तीनों चारों पावर IC हमको मिलता है तो एक लाइन रहता है फॉल्ट एन की लाइन, यानी कि एक दूसरे का फॉल्ट को कलेक्ट करता है। क्लॉक IC का अगर फॉल्ट होगा तो पावर बक बनना बंद कर देगा, सेकेंडरी पावर बक बनना बंद कर देगा। अगर सेकेंडरी पावर खराब होगा तो वो ये दोनों का बक बंद करेगा। अगर ये दोनों IC खराब होंगे तो क्लॉक IC काम नहीं करेगा। इस तरह से कंपनी ने बनाया है फॉल्ट एन की लाइन, जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और एक भी लाइन रहता है जो कि और भी डीपली जाएंगे तो SPMI डाटा और SPMI क्लॉक, सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस का जो डाटा और क्लॉक होती है वो भी एक ऐसा लाइन है जो कि वो भी सारी के सारी जितने भी हमारा स्लेब होती है वो सबके पास कनेक्टिविटी होते हैं। तो यहाँ से क्लॉक में एक एग्जांपल के द्वारा आपको बताया कि जो मल्टीपल स्लेब हमारी लगती है उसको आपस में जुड़े रहने के लिए, यानी कि क्लॉक IC, PMIC, सेकेंडरी पावर IC, ये तीनों के बीच में एक फॉल्ट एन की लाइन दिया जाता है, जो कि वो लाइन आपस में ये तीनों पावर IC एक दूसरे का इंफॉर्मेशन ले सके। हाँ भाई तू सही है, तेरा काम तू करता है, मेरा काम मैं करता हूँ। इसी तरह से ये तीनों पावर IC आपस में जुड़े हुए रहते हैं और एक लाइन से ये तीनों का इंफॉर्मेशन आपस में ये बांटते हैं। तो यहाँ से क्लॉक IC और PMIC और सेकेंडरी PMIC ये तीनों के बीच में जो फॉल्ट एन की लाइन रहता है, वो फॉल्ट एन की लाइन अगर कोई भी IC के पास इसका GR नहीं आएगा, ये लाइन मिसिंग हो जाएगा तो हमारी बक बनना बंद हो जाएंगे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, फॉल्ट एन की लाइन, टेक्स्ट EN-VPP, VA/RB का कैप, BOV और CBL पावर, ये इतना पे लाइन पे हम ट्रेसिंग करेंगे तब हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। अभी हम यहाँ से हमको एक ड्रॉ के जरिए आपको बताया, अभी मैं तुमको प्रैक्टिकल में बताऊंगा कि एक्चुअली फ़ोन के अंदर ऐसा क्या सीन है जो कि इस पे बग बंद हो गया है। इतना सब काम होने के बाद इस पे बग जनरेट क्यों नहीं हुआ। ये जो आज का वीडियो है दोस्तों, ये पूरी लेटेस्ट टॉपिक है और यूट्यूब में इस तरह से टॉपिक आपको कोई आज तक अपलोड नहीं किया है। मैं बहुत सोच समझ कर इसको बनाया हूँ क्योंकि काफ़ी सारे टेक्नीशियन को इस पे मदद हो जाए। तो चलो देखते हैं कि हमारी इशू कहाँ से है जो कि हमारा फ़ोन ठीक नहीं हो पा रहा है, पावर सेक्शन रेडी नहीं हो पा रहा है। तो फिर हम चले जाते हैं स्कीमेटिक के ऊपर। स्कीमेटिक हमने ओपन किए हैं तो स्कीमेटिक पे हम पहले पावर IC के पास जाएंगे। पावर IC के पास क्यों जाएंगे, उस पर देखेंगे कि पावर IC का जितने भी हमारा लाइन है वो लाइन पे फॉल्ट एन की लाइन कहाँ पर है। सॉरी, पहले मैं क्या बोला था, इस पे पहले हम चेक करेंगे CBL पावर, फॉल्ट एन तो लास्ट में था, तो पहले हम इस पे चेक करेंगे CBL पावर, यानी कि
कंट्रोल बेस लाइन का जो पावर होती है, यानी कि हमारा चार्जिंग आईसी से पावर आईसी सही तरह से कनेक्टिविटी है या नहीं। चार्जिंग आईसी एक डाटा देता है, मतलब एक लाइन देता है कंट्रोल बेस लाइन पावर सीबीएल पावर एन। हाँ भी बस ओके है, तू तेरा काम कर, भी बस ओके है कि नहीं, एक मतलब केबल पावर कनेक्ट है या नहीं, वो लाइन को पहले हमको देखना पड़ेगा 92 नंबर पिन पे ये इस पे जीआर आता है कि नहीं। अगर 92 नंबर पिन पे इस पे जीआर आ गया तो हमारा जो सीबीएल पावर एन है वो सही है। तो यहाँ से हम आईसी को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हम इस पे चेक करेंगे 92 नंबर पिन पे हमारा ग्राउंड रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो आ रहा है कि नहीं। तो जितने भी हमारा आईसी है वो आईसी को एंटी क्लॉकवाइज गिना जाता है। तो यहाँ से 92 नंबर पिन हमको मिल गया जो कि 508 का रीडिंग आता है, यानी कि ये लाइन हमारी पूरा ओके है, इस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा चार्जिंग आईसी से जीआर आ रहा है, तो ये लाइन को हम अभी स्किप करते हैं। सेकंड इस पे चेक करेंगे टेक्स्ट ईएन वीपीपी। जो टेक्स्ट ईएन वीपीपी होता है वो हमारी 29 नंबर पिन पे ग्राउंड के साथ अटैच होती है। अगर कोई वाटर डैमेज पे 29 नंबर पिन हमारा ग्राउंड से हट जाता है तब भी हमारा बक बनना बंद हो जाएंगे। तो एक ग्राउंड की वजह से भी कभी कभी हमारा बक, ये देखो यहाँ से हमारा ग्राउंड है, तो यहाँ से कुछ भी इशू नहीं है। तो ग्राउंड भी है, टेक्स्ट एन वीपीपी ओके है अभी तक, केबल पावर कनेक्ट भी ओके है सीबीएल पावर। और हमारा अभी अभी क्या चेक करेंगे, केबल पावर हो गया, टेक्स्ट एन वीपीपी है, बीओबी हो गया। अभी हम जाएंगे फॉल्ट एन सॉरी वीएआरबी के कैप। वीएआरबी कैप को देखेंगे। वीएआरबी के कैप के पास अभी ओएल आएगा, जब आईसी बैठ जाएगा तो जीआर हो जाएंगे। वीएआरबी का कैप भी हमारा रेफरेंस का कैप वो भी सही है। अभी हमारा लास्ट पे जो बचा फॉल्ट एन, फॉल्ट एन का हम अभी जीआर लेंगे क्योंकि मल्टीपल स्लैब लगे हैं। जो फॉल्ट एन की लाइन है वो फॉल्ट एन की लाइन कितने जगह पर क्या क्या आईसी पे कनेक्टिविटी है वो भी देखेंगे। अभी हम फॉल्ट एन की जो लाइन है देखेंगे। देखो ये 6150 ए के पास भी जाता है और ये 6350 के पास भी जाता है और ये जाता है सेकेंडरी पावर और थर्ड में हमारा क्लॉक आईसी, थर्ड में हमारा क्लॉक आईसी के पास भी हमारा जाता है। तो अभी हम चेक करेंगे फिर पावर आईसी के पास। पावर आईसी के पास हमारा जितने नंबर पिन है वो ये क्लॉक आईसी बैठा है, वो क्लॉक आईसी हमारी देखेंगे वो बाद में। फॉल्टन की लाइन को स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे कहाँ कहाँ पर जाते हैं, पहले प्राइमरी पावर फिर सेकेंडरी पावर थर्ड में क्लॉक। तो हमारा पहला काम है प्राइमरी पावर। प्राइमरी पावर जो होती है उस पर हम चेक करेंगे 91 नंबर पिन पे। अभी थोड़ा सा देखेंगे 91 नंबर पिन था, हाँ 91 नंबर पिन पे हमारा जीआर है या नहीं है। ये 92 हो गया, उसके नीचे और एक बार 1 2 3 ये हो गया 449 का इस पे जीआर आ रहा है, तो ये भी सही है। फॉल्टन की लाइन पे भी जीआर आ रहा है। अभी हम ओपन करेंगे सेकेंडरी पावर को। सेकेंडरी पावर अभी पे प्राइमरी पावर को ऐसे ही ओपन रहने दीजिए, सेकेंडरी पावर को ओपन करेंगे। सेकेंडरी पावर को क्यों ओपन करेंगे, वही फॉल्टन की लाइन अभी पता नहीं चलेगा क्योंकि मल्टीपल स्लैब लगे हैं, तो किसका जीआर आ रहा है कैसे पता चलेगा। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा एक बॉल बड़ा हो गया है, क्योंकि इस तरह से ओपन करो जिस तरह से रिबॉल करने की ज़रूरत ना पड़े, वही आईसी को फिर पेस्ट करो।
हैंड स्किल को जितने भी टेक्नीशियन ये वीडियो को देख रहे हैं, मेरा बोलना है कि हैंड स्किल को इतना अच्छा करो जिस तरह से मैं सीधे ओपन करता हूँ, सीधे लगाता हूँ। क्योंकि आजकल के टाइम पे छोटे छोटे पावर एसी को रिवल करना मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन टाइम थोड़ा बच जाता है और कुछ नहीं। हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया था, इसको मैंने कटिंग कर दी। अभी मैं इस पर चेक करूँगा फॉल 10 की लाइन। तो 6150A कितने 48 नंबर पिन पे हमारा फॉल 10 की लाइन। तो इसका नोज कोड पिन को पहले हम जान लेते हैं, जहाँ पर बी ओ बी है इसके अपोजिट पे। तो अभी इस तरह से गिनेंगे तो हो गया। अभी ये हो गया 48। इस पे देखो 758 का जीआर है। दोनों स्लेब हमारा हट गया, दोनों पावर, और बचा क्या क्लॉक आईसी। ये तीनों के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, यानी कि तीनों के साथ ये बांटा गया था। तो ये जो जीआर आ रहा है क्लॉक आईसी का, वो क्या जीआर, मेरे को, मैं कभी भी इसको ट्रेसिंग नहीं किया था, आज पहली बार इसको देख रहा हूँ। तो कि इसका जीआर मेरे को भी पता नहीं है क्लॉक आईसी का फॉल्टन की जीआर क्या है। फिर भी हमको एक डाउट जा रहा है कि थोड़ा सा हाई जीआर है। हो भी सकता है सिंगल स्लेब है, सब सिंगल स्लेब हो जाता है तो जीआर बढ़ जाता है, जब मल्टीपल स्लेब हो जाता है तो ये जो जीआर है वो डिवाइड हो जाता है, ऐसा हम भी देखे हैं। लेकिन फॉल्टन का जो जीआर है उसके ऊपर थोड़ा सा मेरे को डाउट है। ये तीनों के बीच में तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो क्या आईसी प्रॉब्लम है पता नहीं, लेकिन ये दो आईसी चेंज हो चुका है। क्लॉक आईसी के बारे में कोई सोचा नहीं है। तो फॉल्ट इन की जो लाइन है, अगर तीनों के साथ कनेक्टिविटी रहेगा और वो तीनों आईसी काम करेगा तब भी जाकर फॉल्ट इन की काम हो सकता है और बग जनरेट होगा। एक ऐसा लाइन है फॉल्ट इन जो कि हमारा बग जनरेट करने के लिए ये सहायता करता है। और एसपीएमआई डाटा क्लॉक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। एसपीएमआई डाटा, एसपीएमआई क्लॉक और हमारा फॉल्ट इन की लाइन। तो ए आईसी को हमने पेस्ट कर दिए है और मेन पावर आईसी को भी अभी पेस्ट कर देंगे और जाएंगे सीधे क्लॉक आईसी के पास। ये दोनों आईसी पे हमको प्रॉब्लम नहीं मिला, मेरे हिसाब से जीआर सही है। क्योंकि सेकेंडरी पावर अगर ओपन करने के बाद 700 के ऊपर नहीं जाता तो हम सोचते कि हाँ भाई कोई प्रॉब्लम है। ये दोनों के बीच में फॉल्ट इनकी लाइन सही है, टेक्स्ट ईएन वीपीपी सही है, बीओबी सही है, और हमारा वीएआरबी का कैप सही है, और केबल पावर कनेक्ट लाइन भी सही है। तो अभी हमारी जो बचा वो हमारा क्लॉक आईसी। अभी ये आईसी बैठाने के बाद फिर एक बार वो लाइन को देखते हैं कि क्या रीडिंग है। अभी 415 रीडिंग आ गया, यानी कि वो जो सेकेंडरी पावर है उसका रीडिंग है। अभी हम प्राइमरी पावर को इंस्टॉल कर देते हैं, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा है कि ये दोनों पे कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी चेंज हो चुका है। जो टेक्नीशियन भाई ने मेरे पास सेंड किए हैं वो उन्होंने इस पे ऊपर 2-3 पावर आईसी चेंज करके देख लिए थे, तब भी जाकर हम ट्रेसिंग करते हैं, नहीं तो हम एक एक आईसी चेंज करके अभी देखते हैं। यही थोड़ा सा मतलब हेल्प हो जाता है। जो भी कोई कस्टमर सेंड करता है मैं उनसे एक बार पूछ लेता हूँ कि क्या क्या काम हुआ है, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। चलो हम जाते हैं अभी पीएम के 8003। ये हमारा क्या है, क्लॉक आईसी है। क्लॉक आईसी को ये बाहर कर दिया है, ऐसा है। तो क्लॉक आईसी से हमारा ये दोनों का तो कोई संबंध अभी नहीं है, तो फिर भी बग क्यों बंद हुआ। चलो इस पे बीपीएस बन रहा है भाई, सेम सीन है, कोई बग वगैरह जनरेट नहीं हो रहा है। मैं इसको क्यों चेक किया अभी, क्योंकि हॉट टेस्ट मेरे को करना है क्लॉक आईसी के पास। क्लॉक आईसी के पास कुछ वोल्टेज बनता है कि नहीं। अगर क्लॉक आईसी के पास वोल्टेज बनता है तो क्लॉक आउटपुट होता है कि नहीं वो भी चेक करेंगे डीएसओ में। अभी इस पे
लग तो नहीं रहा है, इस पे चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, पूरी फ़ोन के अंदर कहीं पर भी वोल्टेज नहीं था, सिर्फ क्लॉक आईसी को 1.8 वोल्ट मिल रहा है, जो कि क्वालकॉम पे मिलना चाहिए, और ये 0.8 वोल्टेज मिल रहा है। 0.8 और ये 1.8 वोल्ट, इस पे कहाँ से, शायद पावर आईसी से इंटरनल कहीं से एलडीओ वगैरह बनता होगा इसके लिए, सिर्फ क्लॉक आईसी के लिए। तो क्लॉक आईसी का फॉल्ट इनकी लाइन सही है कि नहीं, वो भी मतलब अभी टॉपिक है, जो कि हम अभी सोच में पड़ गए कि वो उसको अभी ए आईसी को तो मतलब कहाँ से सप्लाई मिल रहा है। जब हमने चेक किए थे तो सप्लाई बाहर पे नहीं मिल रहा था, तो क्लॉक आईसी को शायद पावर आईसी से कुछ एक्स्ट्रा सप्लाई दिया गया है, जो कि इंटरनल दिया गया है, बाहर पे कोई कैपेसिटर वगैरह होगा, पता नहीं, अभी तो इसका बिट मैप नहीं है, हम बाद में देखेंगे। तो इसके अंदर हमारा सी एक्स ओ क्लॉक, एन एफ सी वायलन के लिए क्लॉक, वाईफाई, सीपीयू, जितने भी यहाँ से हमारा क्लॉक जनरेट वाला काम है ना, यहाँ से सब शुरू होगा, यानी कि यहाँ से आउटपुट होगा। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो सी एक्स ओ एप्लीकेशन, सी एक्स ओ बीबीसीएल के 1 बेसबैंड क्लॉक का जो लाइन है, वो लाइन हमारा पे क्लॉक आता है कि नहीं, अभी हम चेक करेंगे। टीपी हमको मिल गया, अभी हम चेक करेंगे ओ टीपी पे हमको देखो, ये टीपी पे हम चेक करेंगे क्लॉक जनरेट हो रहा है कि नहीं, क्यों, क्योंकि क्लॉक आईसी को सप्लाई मिल रहा है, बाकी हमारी बाहर पे सप्लाई कोई भी बग जनरेट नहीं हो रहा है। तो अगर इस पे फॉल्ट इनकी लाइन खराब होगा तो कभी भी इस पे आउटपुट नहीं होगा, यानी कि अगर ये आईसी खराब होगा तब भी आउटपुट नहीं होगा। थोड़ा सा डीएसओ को लाते हैं और चेक करते हैं कि इस पे हमारा तो इस पे सप्लाई बन रहा है, और एक बार चेक करेंगे इस पे सप्लाई बन रहा है कि नहीं। अगर सप्लाई बन रहा होगा, अभी ये देखो, इस पे कोई भी क्लॉक हमारी जनरेट नहीं हो रहा है, इस पे कोई भी क्लॉक का जो सिग्नल है जनरेट नहीं हो रहा है। अभी क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे इस पे सप्लाई बन रहा है कि नहीं, कहीं से हमारा शायद चार्जर केबल वगैरह हट गया होगा, एक बार देख लेते हैं इस पे सप्लाई बनता है कि नहीं। 1.8 वोल्ट आ रहा है, यानी कि सप्लाई बन रहा है। अभी फिर चेक करेंगे इस पे क्लॉक बन रहा है कि नहीं। इस पे कोई भी क्लॉक सिग्नल नहीं बन रहा है, तो हम श्योर हो गए ये जो आईसी है फॉल्ट इनकी लाइन इस पे खराब है, जो कि ये तीनों के बीच में ये कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से और दो आईसी का बक बंद हो गया। चलो हम यहाँ से एक आईसी पहले लगाते हैं, उसके बाद फिर डीएसओ में चेक करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअली जो हम सोच रहे हैं वो सही है या फिर वो रॉन्ग है। इस पे लगा है F0XWK का एक आईसी, हम दूसरे कोई हैंडसेट से लेके इस पे लगाएंगे, कोई भी 5G मॉडल हो आप क्लॉक आईसी लेके लगा सकते हैं, सिर्फ आपको पिन के कन्फर्मेशन पता होना चाहिए और नोज कोड पता होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास एक स्क्रैपर से पड़ा हुआ था, तो हम यहाँ से इसको लगाएंगे। एल जेड की F5Z इस पे लगा है, और एल जेड की यहाँ से जो क्लॉक आईसी है इसको हम लगा रहे हैं। फिर अभी हम चेक करेंगे इस पे क्लॉक जनरेट हो रहा है कि नहीं, थोड़ा सा हम इसको अभी कूलिंग कर देंगे। कूलिंग होने के बाद हम यहाँ से चेक करेंगे क्लॉक जनरेट हो रहा है कि नहीं। अगर यहाँ से क्लॉक जनरेट हो गया तो वहाँ से बग बनना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि फॉल्ट इनकी लाइन काम करने लगेगा। तो कहाँ से इशू है, कैसा मैं ट्रेसिंग करता हूँ, आप अच्छी तरह से देख लीजिए दोस्तों। फिर एक बार अभी डीएसओ में चेक करेंगे। अभी पहले सप्लाई चेक कर लेते हैं, सप्लाई सही है कि नहीं। 1.8 वोल्ट आ गया, 0.8 आ गया, 0.8 आ गया, रेडी है सप्लाई, यहाँ से रेडी है। अभी डीएसओ में चेक करेंगे इस पे हमारा पल्स बन रहा है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों,
जो क्लॉक आईसी पहले लगा हुआ था उस पे पल्स नहीं बन रहा था, अब ये क्लॉक आईसी पे हमारा पल्स बन गया, यानी कि ये क्लॉक हमारा स्टार्ट हो गया, यानी कि क्लॉक बनना स्टार्ट हो गया इस पे। जब इस पे क्लॉक बनना स्टार्ट हो जाएगा 100% हमारी सेकेंडरी और प्राइमरी पावर आईसी काम करने लगेंगे, क्योंकि इसके साथ उनका कोई संबंध नहीं था, सिर्फ एक संबंध था जो कि फॉल्ट टेन की लाइन, वो हमारा मिस मतलब खराब होने से, आईसी खराब होने से फॉल्ट टेन काम नहीं कर रहा था, जिसके वजह से हमारा दोनों पावर पे बक आउटपुट नहीं हो रहा था। अभी हम इस पे चेक करेंगे हमारा बक आउटपुट हो रहा है कि नहीं। थोड़ा सा वेट कीजिए, मल्टीमीटर यहाँ से चला गया है, मैं मल्टीमीटर को पहले लाता हूँ, फिर हम चेक करेंगे यहाँ से। अभी चेक करेंगे, ये देखिए दोस्तों, बक स्टार्ट हो गया। 0.8, 0.9, 1.1, 2.0 हाई एल डी ओ, और इस पे 0.8 ये बी ओ बी, 1.3 बक, और ये बी ओ बी का आउटपुट 3.3। तो कहाँ से इशू था, आपके सामने पर मैं आपको दिखाया कि एक क्लॉक आईसी खराब हो जाने से हमारा सारी की सारी बक बंद हो गया था, लेकिन क्लॉक आईसी से इसका क्या रिलेशन था, ओनली फॉल्ट इनकी लाइन ये तीनों के बीच में था, जो कि ये तीनों कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे। एक आईसी खराब हो गया तो ये दोनों आईसी उनका काम को बंद कर दिए थे। अभी स्टार्ट हो गया, सारी के सारी बग बनना स्टार्ट हो गए। अब हमारा काम है सीपीयू यूएफएस को रिबॉल करके इंस्टॉल करना। मैं भी सीपीयू यूएफएस को रिबॉल नहीं किया था, ये होगा या नहीं होगा मेरे को पता नहीं था, फिर भी इतना मैं आपको सिर्फ आज का वीडियो मेरा था सिर्फ आपको बताना पावर सेक्शन कैसे रेडी किया जाता है, और कुछ नहीं था। सीपीयू यूएफएस सही है कि नहीं मेरे को भी पता नहीं, अभी देखेंगे, रिबॉल करेंगे, अगर सही तरह से चल गया तो चला, नहीं तो पावर सेक्शन में रेडी कर दिया। इतना ही आपके लिए बहुत नॉलेजफुल है, और अब मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है, मैं पावर सेक्शन को रेडी कर दिया। तो यहाँ से थोड़ा सा स्कार्च है, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, सीपीयू थोड़ा सा स्कार्च है, इसको देख लेते हैं थोड़ा। शायद बॉल बनने के टाइम पे ये लग जाएगा, अगर नहीं लगेगा तो भी ये आप और कोई जगह से भी लगा होगा, देखेंगे। तो यहाँ से सीपीयू और यूएफएस को रिबॉल करते हैं, रिबॉल करने के बाद इसको इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा या फिर सीपीयू और यूएफएस के बीच में कोई खराब है।
ये दोनों हमारा इंस्टॉल हो गए। अब हम चेक करेंगे ये फ़ोन ऑन होता है कि नहीं। यहाँ से हम मेन माइक्रोस्कोप में थोड़ा सा चेक करते हैं चार्जिंग के लोगो वगैरह आता है कि नहीं। अगर चार्जिंग के लोगो वगैरह यहाँ से आ गया तो हम सेकंड कैमरा में जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही मेहनत हुआ इस पे, लगभग इस पे चार्जिंग का लोगो आ गया। अभी वेट करेंगे ये स्टार्टिंग होता है कि नहीं। यूएफएस रिबल हुआ है, थोड़ा सा टाइम लगा। ये देखिए दोस्तों, चार्जिंग स्टार्ट हो गया, यानी कि मेरे हिसाब से ये हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा। मेरे को बहुत खुशी लग रहा है कि ये फ़ोन हम आ गया। अभी हम इसको कम्प्लीटली एक बार ऑन करके आपको दिखाते हैं। जब भी कोई फ़ोन थोड़ा सा यूएफएस वगैरह रिबल होता है, थोड़ा सा बूटिंग पे स्लो हो जाता है। आज तक इसके ऊपर सर्वे नहीं किया है यूएफएस को रिबल करने के बाद क्यों थोड़ा सा ये बूटअप पे स्लो हो जाता है। शायद कंपनी ने क्या सोचकर बनाया है वो उनका मर्जी है, लेकिन हम भी देखे हैं कभी कभी यूएफएस से रिबल करने के बाद थोड़ा लंबा टाइम लेता है बूटिंग पे, फिर ये चलने के बाद सही हो जाता है। तो वेट करेंगे इसको ऑन होने तक। सेकंड लोगो आ गया। शायद अभी हमारा किस्मत अच्छा है जो कि ये फ़ोन ऑन हो गया। मैं भी कभी सोचा नहीं था कि ये फ़ोन ऑन होगा, क्योंकि पहले तो इस पे बग बनना बंद हो गया था। हम भी सोच रहे थे यार बग बनेगा या नहीं बनेगा, अब वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, फिर भी सोच के आपके लिए बनाया हूँ। चलो बहुत अच्छा लग रहा है कि इसके ऊपर जो हमने प्रॉब्लम को फेस किया वो एक नया प्रॉब्लम था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक अच्छे वाले टॉपिक के साथ। इस तरह से टॉपिक मिलेगा तो मैं वीडियो बनाऊँगा, और छोटा-मोटा टॉपिक तो नहीं ऐड नहीं करता हूँ। आगे एक वीडियो बनाऊँगा जो कि जब बैटरी पे एचडीएसीएल रहेगा तो टेम्परेचर टू लो टू हाई कहाँ से होता है वो बताऊँगा। क्योंकि आईडी थर्मल पे तो हम काम करते आ रहे थे, एचडीएसीएल के ऊपर थोड़ा-सा हम देखेंगे कि कहाँ से इश्यू होता है। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो पे।